आप संजय सिंह जी के बहुत ही क्लोज थे। मैं अब भी क्लोज हूँ, मैं अब भी संजय सिंह जी के बहुत क्लोज हूँ। अगर एक सूबे का मुख्यमंत्री वो खड़ा होके कह रहा है कि यादव और मुस्लिम जो बीएलओज हैं वो गड़बड़ कर रहे हैं, तो आप बताइए क्या मैसेज जा रहा है। जब मुख्यमंत्री को अपने बीएलओ पे नहीं भरोसा है तो विपक्ष कैसे कर लेगा। देश का गृह मंत्री चिल्ला के कह रहा है ये एनआरसी का पहला चरण है, क्यों नहीं साहब आगे बताते कि ये वोटर का करेक्शन है, सिंपल सा करेक्शन है जो हमेशा से होता रहा है। एसआईआर को लेकर आपका क्या स्टैंड है और कांग्रेस पार्टी का क्या स्टैंड है? हाँ, अगर इस तरह से नाम कट रहे हैं कि 2 करोड़ नाम कट गए हैं तो मुझे नहीं लगता कि 2 करोड़ अवैध नाम जुड़े हुए थे। देखिए, देश को जब आज़ादी चाहिए थी तब भी 2 दल थे, नरम दल और गरम दल। जो देश में सरकार चल रही है वो अंग्रेज के गुलामों की सरकार चल रही है। उनको एक धर्म के नाम की अफीम चटा दी गई है 2012-14 से, जिसके नशे में वो झूम रहे हैं, चाहे हिंदू युवा चाहे मुस्लिम युवा। जो सरकार एंट्रेंस एग्जाम नहीं करा पाई है अपने पूरे दोनों कार्यकाल में, उससे रोजगार की क्या ही उम्मीद की जाए। तो मोदी जी को और उनको दंडवत प्रणाम करना चाहिए, हमारे राजीव जी को, कि जो है एजुकेशन में और आईटी के क्षेत्र में इतना देश तरक्की कर गया है। जो धर्म का उनका जो पिलर है वो उनकी कुर्सी का एक मजबूत पाया है जिसे वो पकड़ के रखे हुए हैं। बिना टेम्परिंग के ये चुनाव जीत नहीं सकते, इनकी हैसियत नहीं है चुनाव जीतने। जब शहजादे आते हैं तो आम पब्लिक को ऐसे ही भेड़ बकरियों की तरह मरना पड़ता है। यहाँ के दिलों में नेहरू और गांधी बसते हैं, उनका नाम बदल के आप उनका अस्तित्व मिटा देंगे। बेवकूफ़ी की बातें हैं बस। 27 में सपा और कांग्रेस का गठबंधन, हुसैनाबाद लखनऊ का दिल, एक हेरिटेज जोन। नहीं, अब वो वोट मांगने भी नहीं आते हैं, उनको ईवीएम ही जताता है। नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू जिलेरियो मीडिया पॉडकास्ट, जहां हम बात करते हैं असल मुद्दों की जो जनता से जुड़े हुए हैं। आज के एपिसोड में हमारे साथ हैं शाहबाज खान, जो उत्तर प्रदेश यूथ कांग्रेस के स्टेट वाइस प्रेसिडेंट हैं। शाहबाज जी का नाम सिर्फ राजनीति में नहीं है बल्कि सोशल सेवा से भी जुड़ा हुआ है। शाहबाज जी, वेलकम टू दिस स्टूडियो। थैंक यू सो मच मिस्टर शुभम। शाहबाज जी, आपकी पॉलिटिक्स में एंट्री कैसे हुई? क्या ये विरासत में मिली हुई है आपको या सिस्टम के खिलाफ गुस्सा था? देखिए ना, ये उस वक्त सिस्टम के खिलाफ गुस्सा था क्योंकि मैं तो 2010 में पॉलिटिक्स में आया। और मैं रही बात विरासत की, तो मेरी विरासत पॉलिटिकल नहीं है। हम लोग बहुत लोअर मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं और पापा गवर्नमेंट एम्प्लॉय थे और परिवार में लगभग सभी लोग गवर्नमेंट एम्प्लॉय थे, कोई भी पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं है। वो एक चेंज लाने का जो एक जज्बा होता है जो हाई स्कूल और इंटर के लड़के में ख़ास तौर पे पैदा हो जाता है। तो हाई स्कूल से जब चीज़ें समझनी शुरू हुई तो हाई स्कूल से इंटर आते 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 अपने आप मेरा रुझान राजनीति की तरफ हो गया कि जाएंगे, कुछ चेंजेस लाएंगे। ना किसी के लिए गुस्सा था, ना किसी के लिए प्यार था। बस ये था कि जैसे जैसे चेंजेस हो रहे हैं तो उन चेंजेस में हम कैसे भागीदार बन सकते हैं, कैसे सपोर्ट कर सकते हैं अपने नेशन को। बस पॉलिटिक्स कहिए, सोशल सर्विस कहिए, जो बीच कहिए, वहीं से एक बीज पड़ा हाई स्कूल के बाद से ही। शाहबाज जी, मैंने जितना आपका राजनीतिक सफ़र को पढ़ा है आपके सोशल मीडिया से या मान लीजिए न्यूज़ चैनल या और भी आपके पॉडकास्ट इंटरव्यू से, मूल रूप से आप निवासी सीतापुर के हैं, लेकिन आप जो राजनीति अपनी कर रहे हैं लखनऊ की उत्तर विधानसभा से कर रहे हैं। आखिर क्यों? देखिए, सीतापुर बिस्वा जो है वो हमारा जन्म स्थान है और जो लखनऊ उत्तर है या लखनऊ शहर कह सकते हैं वो मेरा कर्म स्थान है। हम हाई स्कूल करके और इंटरमीडिएट की पढ़ाई मैंने यहीं लखनऊ से की। तो चूँकि हाई स्कूल में कोई इतना पॉलिटिकल हमारा इंटरफेरेंस नहीं था, तो जब मैं इंटरमीडिएट यहाँ पे आया, एडमिशन लिया, तो उसके बाद से ही राजनीति में कदम रखा और उसके बाद से ही लोगों से मिलना जुलना शुरू किया। तो जो मेरे राजनीतिक पहल हुई वो लखनऊ से हुई। इसीलिए जो अपनी टीम एक बन जाती है, जो शुरुआती राजनीतिक टीम होती है हर नेता के पास होती है, तो वो अपने पास लखनऊ की है। बाकी राजनीति करने के लिए जो मेरा जन्म स्थान है वो बिस्वा है, जो कर्म स्थान है वो लखनऊ है। लेकिन राजनीति हम पूरे देश के लिए करने उतरे हैं, ना कि लखनऊ और बिस्वा का कोई पार्ट करने उतरे हैं। ठीक, एक ये भी चर्चा थी 2024 लोकसभा इलेक्शन में कि आपका रुझान आ रहा था कि आप सीतापुर सीट से चुनाव लड़ना चाहते हैं। क्या ये वाकई सच है? नहीं, देखिए, एज ए लीडर, एज ए पार्टी वर्कर, हर आदमी को एक वो होता है, अधिकार होता है कि वो अपनी सीट पे दावेदारी करे। जब उस पर चुनाव मतलब गठबंधन को सीट मिली, कांग्रेस पार्टी को मिली गठबंधन में सीट, तो बहुत से ऐसे नेता थे जिन्होंने अप्लाई किया। मैंने भी अप्लाई किया था, मेरा भी नाम मीडिया में चला कि चूँकि मेरा वहाँ पे
बर्थ वहाँ से रिलेट करता है, तो इसीलिए मीडिया ने थोड़ा कुछ ज़्यादा हाइप दिया। और यूथ की पॉलिटिक्स करता हूँ, तो जो वहाँ के नौजवान थे, जो वहाँ के यूथ के मेरे साथी थे, उन लोगों ने ज़्यादा हाइप दिया। तो जैसे सब नॉर्मल अप्लाई करते हैं वैसे नॉर्मल अप्लाई था, कोई बहुत ज़्यादा मतलब वो इंटेंशन नहीं था कि नहीं लड़ना ही लड़ना है, ये आखिरी मौका है, ऐसा कुछ नहीं था। क्या मुस्लिम चेहरे की वजह से ये हाइप बना? नहीं, मुस्लिम चेहरे की वजह से नहीं, मैंने आपसे कहा कि यूथ की वजह से। मेरा हाइप जो बनाया वो यूथ ने बनाया कि हाँ नया है, लड़का है और सीतापुर से मतलब जुड़ा हुआ है, तो इसलिए वो हाइप बना था। उसमें मुस्लिम हिंदू वाला कोई फैक्टर ही नहीं था वहाँ पे। आपने अपनी राजनीति शुरू की थी कांग्रेस पार्टी से। 2020-21 के टाइम मैंने देखा कि आपने आम आदमी पार्टी ज्वाइन की है। उसके बाद फिर इलेक्शन के कुछ समय पहले और बाद आपने फिर कांग्रेस पार्टी ज्वाइन कर ली। क्या 27 इलेक्शन से पहले भी हम कुछ देख सकते हैं ऐसा पार्टी स्विच का? नहीं नहीं, पार्टी स्विच का अब कोई चांस नहीं है। और वो जो पार्टी स्विच हुआ था वो किसी ख़ास आदमी से किसी ख़ास तरह की एक बैठक हो गई थी। उसके बाद कुछ चेंजेस लाने की बात हुई थी। जैसा कि मैंने आपसे कहा कि हाई स्कूल के बाद से दिमाग में एक चीज़ थी कि चेंजेस लाने हैं। तो जब किसी एक पटरी पे हम लोग सेम हो जाते हैं कहीं पे, तो वहाँ पे कुछ गलतियाँ कुछ वो भी हो जाती हैं। तो वो गलती हमने 8-9 महीने बाद सुधार ली थी कि नहीं, जहाँ है वहीं सही है। तो अब कोई ऐसा फ़िलहाल कोई चांस नहीं है। मैंने आपका सोशल मीडिया जो चेक किया, उस पे जब आप आम आदमी पार्टी में थे, आप संजय सिंह जी के बहुत ही क्लोज थे। मैं अब भी क्लोज़ हूँ। मैं अब भी संजय सिंह जी के बहुत क्लोज़ हूँ। मेरे बड़े भाई हैं, मेरे मेंटोर हैं। और मैं अब भी उनका बहुत सम्मान करता हूँ। और मैं आपको बता दूँ कि मैं आम आदमी पार्टी में किसी उनकी आइडियोलॉजी या किसी से इम्प्रेस होके ना, बल्कि संजय सिंह से इम्प्रेस हो गए। जैसे कि संजय सिंह जी ने भी कई बार मंचों से खड़े होकर कहा कि मैं शाहबाज खान में अपनी जवानी देखता हूँ। तो वैसे ही हर यूथ लीडर होता है जो किसी ना किसी में अपना अक्स देखता है, तो मैं भी देखता हूँ। तो उनसे अब भी मेरी करीबी है, कोई उसमें वो नहीं है। क्या कांग्रेस में वापसी आम आदमी पार्टी में आपको कोई मौका नहीं मिल रहा था, या फिर आम आदमी पार्टी की नीतियां जो थीं, केजरीवाल जी को जो नीतियां थीं, एजुकेशन मॉडल, हेल्थ मॉडल, वो उत्तर प्रदेश में लागू नहीं हो पा रहा था? चुनाव में असल मुद्दा केवल हिंदू और मुस्लिम का था, इस वजह से लेके आप आम आदमी पार्टी से दूर हुए? देखिए, एक तो ये चीज़ है कि आम आदमी पार्टी की जो आइडियोलॉजी है और कांग्रेस पार्टी की जो आइडियोलॉजी है, एजुकेशन, हेल्थ और एम्प्लॉयमेंट, ये कहीं ना कहीं ये चीज़ें सेम है। तो मेरा जो स्विच करने का रीज़न था वो यही था कि जो इसमें कांग्रेस में चीज़ें थी वही उसमें थी। लेकिन जो नहीं वहाँ पे फिट बैठा वो ये था कि कांग्रेस पार्टी छोड़ के वहाँ पे जो सिर्फ इसी पैटर्न पे वो राजनीति कर रहे थे कि यहाँ उत्तर प्रदेश में उनका जो पैटर्न था वो उत्तर प्रदेश के हिसाब से सही नहीं था। और मुझे राजनीति, भाई कोई चीज़ आप चेंज तभी कर सकते हैं, आप किसी कागज़ पे लिख तभी सकते हैं जब आपके हाथ में कलम दी जाए, आपके हाथ में पावर होगा, आप कुछ कर सकते हैं। आप खाली किसी को क्रिटिसिज्म कर नहीं सकते ऐसे बिना पावर के। तो या तो आप करते रहिए, फिर चेंज नहीं ला सकते आप। तो चेंज लाना है तो आपके हाथ में ताकत होनी चाहिए। तो वहाँ पे संगठन की भी थोड़ी सी कमी थी। तो वो कहावत है नहीं, अकेला चलना जो है भाड़ नहीं फोड़ सकता। तो बिल्कुल सही कितने बात दिन है। हमने 5 धरने किए, हर धरने में लगभग कुर्ते फट जाते थे हमारे, और सड़कों पे बिल्कुल आतंक रहता था कि जो है हाँ आम आदमी पार्टी धरना कर रही है। आप उठा के देख लीजिए, सारे धरने उस वक्त के हाईलाइट रहे जब तक कि मैं रहा। और जब संगठन पूरी तरह से सब कंधे से कंधे मिला के नहीं चलेंगे तब तक कोई पार्टी, कोई भी संगठन हो, वो आगे नहीं बढ़ पाता है। तो वो वापस बैक आने का रीज़न ही यही था कि कहीं ना कहीं हमें सपोर्ट नहीं मिल रहा था। संजय सिंह जी थे, मेरे सर पे हाथ रखे हुए थे, पूरा वो था, लेकिन जो एक साथी लेवल पे सपोर्ट मिलना चाहिए था उसकी कमी थी, बस और कोई बात नहीं थी। आगे बढ़ते हैं, एक बहुत ही सेंसिटिव मुद्दा आजकल चल रहा है एसआईआर को लेकर। ऑपोजिशन का आरोप है कि ये केवल माइनॉरिटीज़ के वोट कट कर रहे हैं, इसके बारे में आपकी क्या राय है? आरोप नहीं है, वो फैक्ट हम लोग प्रेजेंट कर रहे हैं कि कहाँ कहाँ पे कितने कितने वोट कटे हैं। और आप ये समझिए कि अगर एक सूबे का मुख्यमंत्री वो खड़ा होकर कह रहा है कि यादव और मुस्लिम जो बीएलओज हैं वो गड़बड़ कर रहे हैं, तो आप बताइए क्या मैसेज जा रहा है? क्या आप मुख्यमंत्री जी का कहने का मतलब ये था कि सारे बीएलओज ठाकुर कर दिए जाए?
मतलब काम उनके फेवर का होने लगे। तो आप बीएलओ ठाकुर कर दो, आप सारे थानेदारों को ठाकुर कर दो, आप सारे जिलों को जिला अधिकारियों को ठाकुर कर दो, तो आप क्या बनाना चाहते हो? ये किस तरह का प्रदेश बनाना चाहते हो आप? कि आपको मुस्लिम और यादव और मतलब कास्ट वाइज क्यों ये करते हैं आप लोग? तो ये एक सूबे का मुख्यमंत्री कह रहा है, तो आप विपक्ष क्या कह रहा है उसको तो छोड़ ही दीजिए। जब मुख्यमंत्री को अपने बीएलओ पे नहीं भरोसा है तो विपक्ष कैसे कर लेगा? बट सरकार का कहना है ये कोई नई चीज़ नहीं है। जब कांग्रेस थी नेशनल पॉलिटिक्स में, जब कांग्रेस की सरकार थी, ये तब भी चीज़ें हुई हैं। देखिए, एक काबिल और एक कलाकार में यही फर्क होता है। कांग्रेस पार्टी में काबिल अधिकारियों को मौका मिलता था, काबिल नेता थे, और कांग्रेस पार्टी में एसआईआर भी हुआ, यानी कि नाम भी करेक्शन होते थे। कांग्रेस पार्टी में नोटबंदी भी हुई। कांग्रेस पार्टी में बहुत से ऐसे काम हैं जो इन्होंने किए। अब कांग्रेस पार्टी में एक बार नहीं 2-3 बार नोटबंदी हुई, कभी किसी को, हमें नहीं लगता, मैंने अपनी ज़िंदगी में कभी उसका इफेक्ट नहीं देखा। नोट जमा होते गए, बंद हो गए और नए नोट आ गए। पब्लिक के ऊपर, जनता के ऊपर कोई उसका असर नहीं पड़ा। इन्होंने नोटबंदी की, सैकड़ों लोग लाइन में लग के मर गए। तो इम्प्लीमेंट का जो है बहुत फर्क पड़ता है कि आपने एसआईआर करा तो दिया, आपने नोटबंदी करा तो दी, लेकिन उसकी कोई तैयारी नहीं की है। हवा में 8 बजे रात में लाइव आके मुंह फाड़ के बोल देना कि कल से ये होना है और उस चीज का पेपर वर्क तैयार कर लेना, इन दोनों चीजों में बहुत फर्क होता है। तो कांग्रेस पेपर वर्क पे सारा काम करती है और शुरू से करती रही है। ऐसा नहीं होता तो पहले भी नोटबंदी, पहले भी एसआईआर हुआ है, पहले भी ये दिक्कतें आती। अब तो इस एसआईआर में तो मुसलमानों के दिल में डर भर दिया गया है। सूबे का मुख्यमंत्री आके गला फाड़ के चिल्ला के कहता है कि जो है डिटेंशन सेंटर बना रहे हैं, उनका ऑर्डर हो गया है। ये पैनिक करना है ना जनता को कि आप भागो, आप एनआरसी का ये पहला चरण है। देश का गृह मंत्री चिल्ला के कह रहा है ये एनआरसी का पहला चरण है। क्यों नहीं साहब आगे बताते कि ये वोटर का करेक्शन है, सिंपल सा करेक्शन है जो हमेशा से होता रहा है? क्यों पैनिक कर रहे हो जनता को? क्या साबित करना चाहते हो कि हिटलर शाही है बिल्कुल, कि हमने जो मुंह फाड़ के बोल दिया अब जनता को वो करना है, लगो लाइन में? तो ये तरीका गलत है ना। एसआईआर को लेके आपका क्या स्टैंड है और कांग्रेस पार्टी का क्या स्टैंड है? देखिए, पहले भी मैं कह रहा हूं और अब भी कह रहा हूं कि एसआईआर गलत नहीं है, उसका तरीका गलत है, उसका जो मिसयूज हो रहा है वो गलत है। पहले भी वोटर लिस्ट करेक्ट होती रही है और ढंग से करेक्ट होती थी, छोटी बहुत गलतियां भी होती थी, लेकिन बिल्कुल प्लानिंग करके और एक धर्म को, एक मजहब को या एक पर्टिकुलर कास्ट को टारगेट करके वोट काटना कि इनके वहाँ पे इतने वोटों से, और अगर आप कुछ परसेंट में भी वोट इस तरह से काटे देने टारगेट करके तो ठीक ठाक सीटों पे जो है उसका असर आ जाता है। तो एसआईआर गलत नहीं है, उसको लागू करने की जो नियत है वो गलत है। जैसे कि हाल ही में अभी एक रिपोर्ट आई है कि एसआईआर में लगभग 2 करोड़ से ऊपर लोगों के नाम हटाए गए हैं। क्या ये आपके हिसाब से जायज़ चीज़ हुई है? आपका इस पे लेकर क्या स्टैंड है? देखिए, अभी चूंकि उत्तर प्रदेश की ड्राफ्ट लिस्ट ही नहीं आई है, तो जब तक ड्राफ्ट लिस्ट नहीं आ जाती है तब तक कोई भी इस पे कुछ कहने में मेरे हिसाब से ठीक नहीं होगा कि ड्राफ्ट लिस्ट में, हाँ, अगर इस तरह से नाम कट रहे हैं कि 2 करोड़ नाम कट गए हैं, तो मुझे नहीं लगता कि 2 करोड़ अवैध नाम जुड़े हुए थे। तो वो किसी ना किसी को टारगेट लेके ही काटे जा रहे हैं। एक एक आदमी की आईडी से 10-10 नाम काटे जा रहे हैं, सुबह के 4 बजे काटे जा रहे हैं, जैसा कि राहुल जी ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया है। तो ये तरीका गलत है। हम लोगों ने अब देखा है जब राहुल जी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं तो एकदम आक्रामक होते हैं बीजेपी को लेकर। जब भी राहुल जी कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, इलेक्शन कमीशन को टारगेट करते हैं। हालांकि वो इलेक्शन कमीशन को टारगेट नहीं कर रहे, बट बीजेपी उसको ऐसा मुद्दा बना देती है कि वो इलेक्शन कमीशन को टारगेट कर रहे हैं। इलेक्शन कमीशन के जो भी अधिकारी हैं वो सुबह आनन फानन में अपने कार्यालय पहुंचते हैं, उनकी पूरी पीसी सुनते हैं, उसके बाद तुरंत के तुरंत वो जवाब देते हैं। तो क्या ये तरीका, जो आक्रामक तरीका राहुल जी का, कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं में नई ऊर्जा पैदा कर रहा है? बिल्कुल नई ऊर्जा पैदा कर रहा है। देखिए, देश को जब आज़ादी चाहिए थी तब भी 2 दल थे, नरम दल और गरम दल। अगर हम बिल्कुल नरम हो जाएंगे तो हम ना अंग्रेज़ों को भगा पाते और ना इन अंग्रेज़ के गुलामों से लड़ पाएंगे। तो जो देश में सरकार चल रही है वो अंग्रेज़ के गुलामों की सरकार चल रही है, और इनसे भी लड़ने के लिए हमें वही पैटर्न अपनाना पड़ेगा जो आज से कई साल पहले हमारे पूर्वजों ने अपनाया
और दो दल बनाए, एक नरम दल एक गरम दल, और दोनों की ही यहाँ पे जरूरत है। तो बिल्कुल नई ऊर्जा पैदा करता है, और हमारे जैसे युवाओं में तो बहुत जो ऊर्जा का स्रोत है वो राहुल जी ही हैं। चलिए शाबाश, अब आगे की ओर हम लोग बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश की बात हो और युवाओं के बारे में बात ना हो, ऐसा तो हो नहीं सकता है। बिल्कुल। आज युवा किस हाल में उत्तर प्रदेश में? युवा, जो उत्तर प्रदेश का युवा है वो पूरी तरह से भटका दिया गया है। आप देखिए कि मंदिर मस्जिद इन मसलों में उलझा के, और युवाओं को पूरी तरह से उनके जो मेन फोकस जो जिस चीज़ पे उनका होना चाहिए था, एजुकेशन पे और एम्प्लॉयमेंट पे, हेल्थ पे, उससे उनको बिल्कुल पूरी तरह से भटका दिया गया। उनको एक धर्म के नाम की अफीम चटा दी गई है 2012-14 से, जिसके नशे में वो झूम रहे हैं। चाहे हिंदू युवा हो चाहे मुस्लिम युवा हो, मैं किसी एक धर्म को नहीं कह रहा हूँ। मुस्लिम युवा भी जोर शोर से जुलूस लेके निकलते हैं और अपनी पढ़ाई को किनारे कर देते हैं, और हिंदू युवा भी यही कर रहे हैं कि हम कांवड़ लेके ज़रूर जाएंगे। हम इंटर अभी पिछले अभी कांवड़ यात्रा का जो है न्यूज़ में आया था कि हाई स्कूल के एग्ज़ाम में बच्चे कम बैठे कांवड़ यात्रा की वजह से। तो आप ये बताइए ना कि कांवड़ यात्रा इतनी इंपॉर्टेंट हो गई, ये इसी बार से हुई, ये पहले तो नहीं थी। पहले तो एजुकेशन ही इंपॉर्टेंट हुआ करती थी, और अगर इंपॉर्टेंट ना होती तो देश पिछले 70 साल में वहां से यहाँ तक ना आ पाता, अगर एजुकेशन इंपॉर्टेंट ना होती। जैसे कि हम लोगों ने देखा है 2014 से इलेक्शन से पहले भाजपा ने बहुत बड़े बड़े वादे किए थे। 2 करोड़ रोजगार हर साल मिलेंगे युवाओं को। चाहे उत्तर प्रदेश में बीजेपी की 17 में सरकार बनी, उसके बाद भी रोजगार को लेके बड़े बड़े वादे किए गए। खूब बैनर पोस्टर होर्डिंग हर चुनाव से पहले लगते हैं। इसकी हकीकत आखिर क्या है? शुभम भाई, जो सरकार एंट्रेंस एग्जाम नहीं करा पाई है अपने पूरे दोनों कार्यकाल में, उससे रोजगार की क्या ही उम्मीद की जाए। जिन्होंने अपने पूरे कार्यकाल में भाजपा के, चाहे केंद्र की सरकार हो चाहे प्रदेश की सरकार हो, सिर्फ नाम बदलने के अलावा दूसरा काम नहीं किया है, उनसे क्या रोजगार की उम्मीद की जाए। जो पकौड़ा तलने को ही रोजगार बता देता है, जिस पार्टी का मुखिया पकौड़ा तलने को रोजगार बता देता है, कहता मंदिर बन रहा है तो उसमें जो लेबर लगी है वो भी रोजगार है, तो ये अगर ये रोजगार है तो हम अंग्रेजों के गुलाम ही बेहतर थे। जब हमें गुलामी ही करनी थी तो अंग्रेज क्या बुरे थे। हम उसी टाइम मजदूरी और ये सब तो उस टाइम भी चल रहा था। अब जब युवाओं को प्रोत्साहन की जरूरत है, मोटिवेशन की जरूरत है कि उनका नेता आके उनको मोटिवेट करे, तो नेता आके संडे के संडे लाइव आके रेडियो पे बढ़िया सा टाइम निकाल के 1 घंटे का, और वो बताता है कि आप पकौड़े तल रहे हैं ना, ये भी तो रोजगार है, ये मैंने दिया। आप मंदिर बना रहे हैं ना, आप ईंट बालू मोरंग ढो रहे हैं ना, ये भी रोजगार है। जिसकी मेंटेलिटी ये हो, जिस लीडर की, उसके नीचे वाली पार्टी क्या कर रही होगी रोजगार को लेके, आप बता सकते हैं। इनके रोजगार की या शिक्षा की या स्वास्थ्य की ये जो बातें हैं, ये सब इनके चुनाव के बस किताबों में ही रह जाती हैं। उससे आगे कभी ना बढ़ पाए हैं, ना बढ़ेंगे, और ना इनकी नीयत है बढ़ने की। जैसे कि हम लोग देखते हैं कोई भी चुनाव आता है तो उससे पहले भाजपा डिजिटली बहुत ज़्यादा एक्टिव हो जाती है। चाहे वो आपके सोशल मीडिया ले लीजिए, चाहे गूगल एड्स ले लीजिए, शुक्र मनाइए कि 70 साल से भाजपा नहीं थी, वरना ईंट बालू और जो है इसी पे लिख लिख के प्रचार होता। राजीव जी को धन्यवाद दीजिए कि उन्होंने आईटी में क्रांति लाई, तो उसके दम पे भाजपा सरकार बना रही है। तो मोदी जी को और उनको दंडवत प्रणाम करना चाहिए, हमारे राजीव जी को, कि जो है एजुकेशन में और आईटी के क्षेत्र में इतना देश तरक्की कर गया है। उत्तर प्रदेश और राम मंदिर एक बहुत बड़ा मुद्दा रहा है दशकों की राजनीति से। राम मंदिर पे आपका स्टैंड? देखिए, राम मंदिर पे जो स्टैंड है वो कोर्ट का, जो सुप्रीम कोर्ट का, माननीय सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश है, उसमें स्टैंड क्लियर है। उसमें उनके आदेश में साफ साफ लिखा गया है कि आस्था के बिहाफ पे ये मंदिर बनना आवश्यक है। क्योंकि कहीं ना कहीं माननीय उच्चतम न्यायालय को ये लगा होगा कि ये सांप्रदायिक दंगे इसी तरह से भड़कते रहेंगे, दंगे होते रहेंगे हिंदू मुस्लिम के नाम पे, तो इस पे एक पूर्ण विराम लगा दिया जाए। तो उन्होंने, आप आदेश पढ़िए ना, जिस देश को अंग्रेजों से आज़ादी दिलाई गई हो कि अब ये संविधान के हिसाब से चलेगा, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के संविधान के हिसाब से चलाने को जिसको आदेश दिलाई गई हो, उस देश में देश के बड़े मुद्दों पे आदेश आता है कि ये आस्था के आधार पे ये आदेश आ गया। अभी आप बहराइच वाला दंगा ले लीजिए, वहाँ के
माननीय न्यायाधीश ने अपने आपने आदेश में बाकायदा मनुस्मृति को कोट कर दिया कि मनुस्मृति में यह है कि दंड दिया जाए। तो दंड देने की जो नियम है वो संविधान में भी है। वो चाहते तो वो संविधान को भी कोट कर सकते थे, लेकिन नहीं, क्योंकि कंट्रोवर्सी पैदा करना ही इनका एक अहम मुद्दा है। तो उनको देखिए, जिस देश में आस्था या किसी और किताब संविधान से अलग हटके कोई भी आदेश जाने लगे तो वहाँ लोकतंत्र कहीं से कहीं तक बचा ही नहीं है। तो आप अपने इस जो आपने उत्तर दिए से आप ये कहना चाह रहे हैं भाजपा केवल राम मंदिर को लेकर राजनीति कर रही है, केवल बिल्कुल। वोट बैंक की राजनीति? बिल्कुल, वोट बैंक की राजनीति शुरू से कर रही थी। उसी की राजनीति पे पूर्ण विराम लगाने के लिए आस्था के आधार पे ही जो है आदेश हुआ था कि राम मंदिर बना दिया जाए। और अभी भी उनके किसी ना किसी मंदिर को लेके, किसी ना किसी मस्जिद को लेके जो विवाद उठते रहते हैं वो इसी वजह से उठते रहते हैं कि एक विवाद तो शांत हो गया है, अब हमारा कहीं वोट बैंक खिसक ना जाए। तो ये जो धर्म का उनका जो पिलर है वो उनकी कुर्सी का एक मजबूत पाया है जिसे वो पकड़ के रखे हुए हैं। और जिस दिन उत्तर प्रदेश का युवा जाग गया, शुभम जी आप यकीन मानिए, जैसे अंग्रेजों को उठा के बाहर फेंका था ना देश के, वैसे ही इन अंग्रेज के दलालों को उठा के यही प्रदेश का युवा, वो हिंदू भी होगा, मुस्लिम भी होगा, सिख भी होगा, क्रिश्चियन भी होगा, और यही देश का युवा उठा के इनको भी बाहर फेंकेगा। और ये जो इनका जो नेता डायलॉग मार चुका है कि मैं झोला उठा के चल दूंगा, ये सिर्फ एक आदमी झोला उठा के नहीं चलेगा, आपको झोले भागते हुए दिखेंगे देश से। बस युवाओं के जागने की देर है, और जागेगा, हमेशा जागा है। आजादी के टाइम भी जागा था, फिर जागेगा। एक दौर आता है, आएगा। 14 में जब से मोदी जी केंद्र की राजनीति में आए, प्रधानमंत्री पद की उन्होंने शपथ ली है, तब से कांग्रेस पार्टी का जो ग्राफ है वो डिक्लाइन कर रहा हो, चाहे वो स्टेट पॉलिटिक्स हो चाहे वो नेशनल पॉलिटिक्स हो। जब भी कोई चुनाव कांग्रेस पार्टी हारती है या अपोजिशन हारता है, सारा ठीकरा ईवीएम पे फोड़ देता है। क्या ये वाकई जायज़ है? जहां लेकिन कांग्रेस पार्टी अपनी सरकार बना रही है या सीटें जैसे उनकी लोकसभा में बढ़ी, वहां पे ईवीएम सही रहता है। इस पे आपकी क्या राय है? देखिए, कहीं ना कहीं सिस्टम इन्वॉल्व रहता है इनके चुनाव में। अब वो ईवीएम हैक करें, वोटर लिस्ट को जो है टेम्पर्ड करें, वो जो भी करें, इनकी राजनीति चुनाव से शुरू होके और चुनाव पे ही खत्म होती है। मैं भाजपा की बात कर रहा हूँ। इनकी राजनीति चुनाव से शुरू होके चुनाव पे ही खत्म होती है। तो इनका जो पूरा स्ट्रैटेजी रहती 5 साल, जैसे कांग्रेस पार्टी की स्ट्रैटेजी रहती थी कि कौन सी डील करनी है, कहाँ पे किस मंत्रालय में कौन सा टेंडर कराना है, कौन सा काम कराना है, कौन सी नई रेलवे लाइन बिछानी है, कौन सा फ्लाईओवर। इनकी पूरी स्ट्रैटेजी रहती सारे नेताओं की कि अब बिहार में चुनाव है, वहाँ क्या करना है, अब बंगाल में चुनाव है तो हमें वंदे मातरम का जो है मुद्दा उठाना। तो इनकी जो स्ट्रैटेजी है वो कभी विकास को लेकर रही ही नहीं। तो जो चुनाव के दम पे पार्टी बनी हो, जिसकी राजनीति में चुनाव से ही शुरू हो और चुनाव पे ही खत्म हो, तो वो पूरा देखिए सिस्टम हैक करने की कोशिश करते हैं। और कहीं कर पाते हैं, कहीं नहीं कर पाते, क्योंकि ऐसा नहीं है कि सारे अधिकारी बेईमान ही हैं, कुछ ईमानदार भी बैठे हैं। तो हर आदमी बिकाऊ नहीं होता। तो कहीं पे इनसे चीज़ें हैंडल हो जाती हैं, कहीं पे दबाव से, कहीं पे ज़ोर से, कहीं पे प्यार से, जैसे भी कर पाते हैं। लेकिन कुल मिला के कहने का मतलब ये, बिना टेम्परिंग के ये चुनाव जीत नहीं सकते, इनकी हैसियत नहीं है चुनाव जीतने की। बट भाजपा के नेताओं का कहना है कि राहुल गांधी जी शहजादे हैं, इतनी उम्र में वो अपने आप को युवा कहलाना पसंद करते हैं, जब चुनाव का वक्त आता है तो वो विदेश भाग जाते हैं। ऐसे ही कुछ हम लोगों ने बिहार में भी देखा। तो राहुल गांधी जी शहजादे हैं, ये किसके कान में कहा जाएगा? राहुल जी ने मोदी जी के कान में कहा था या अमित शाह जी के कान में कहा था कि मुझे शहजादा कहो? देखिए, ये सब कहने की बातें हैं, बनाई जाती हैं। शहजादों वाली लाइफ कौन जी रहा है, 10 लाख का सूट कौन पहन रहा है, सबको पता है। तो मीडिया के सामने आने की किसी की औकात नहीं है। इतने सालों की सत्ता के बाद भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की औकात नहीं है। और अपने कुछ छुटभैये नेताओं को लगा के, और राहुल जी ये हैं और राहुल जी वो हैं। अरे, जो आदमी 0 डिग्री के टेम्परेचर में हाफ टी शर्ट में घूम रहा है, आप उसको शहजादा कह रहे हैं। जो हज़ारों किलोमीटर की पदयात्रा कर रहा है, लोगों से उनके घर पे जाके मिल रहा है, आप उसको शहजादा कह रहे हैं। अरे, शहजादा तो वो है जो 10 लाख का सूट पहन रहा है, चुनाव के टाइम फ्लाइट पकड़ के विदेशों की यात्रा कर रहा है। बताइए, विदेशों में कितना डंका बच रहा है, इनकी यात्राओं को कितना असर है, वो सबके सामने है।
राहुल जी ने 2 यात्रा की, भारत जोड़ो यात्रा 1.0 एंड 2.0। हम लोगों ने देखा कि ग्राउंड पे लोग बहुत कनेक्ट कर रहे हैं राहुल जी से, पर वो वोट में तब्दील नहीं हो पा रहा है। अरे मेरे भाई, वोट में तब्दील तभी होगा ना कि पब्लिक जाके वोट ही कर सकती है ना, उसके बाद वोट उनका सिस्टम के हाथ में है। तो जब पूरा सिस्टम ही टेम्पर्ड है, मैं फिर वही बात कह रहा हूं कि ईवीएम गलत है या वोटर लिस्ट गलत है, इससे फर्क ही नहीं पड़ता। जब सिस्टम भी हैक है पूरा, हम जाके वोट ही डाल सकते हैं ना। मोदी जी को पैसे दे के भीड़ बुलानी पड़ती है, राहुल जी के लिए लोग फान पड़ते हैं, कूदे जा रहे हैं भीड़ में, तो वो जाके वोट नहीं कर रहे हैं। जाके वोट करते हैं, लोग आके चिल्लाते हैं बाहर कि मैंने वोट किया, मेरा वोट पड़ गया। कोई कहता है मैं गया भी नहीं वोट डालने, मैं वोट डालने गया हूं तो मेरा वोट पहले से पड़ चुका। तो ये क्या है? सिस्टम ही तो हैक कर रखा है भाजपा ने। अभी 25 तारीख को मोदी जी राजधानी लखनऊ में थे, राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल के उद्घाटन समारोह में। हाँ, भेड़ों की समाधि ले तो ली उन्होंने। कई हजार एकड़ों में बना हुआ है राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल। अटल जी की प्रतिमा है और भी उनके कई लीडर्स की प्रतिमाएं लगी हुई हैं। आपको लेटेस्ट न्यूज़ नहीं पता है शायद। वहाँ के बचा हुआ खाना खा के कल कई सारे भेड़ मर गए वहाँ पे प्रेरणा स्थल पे। ये आप न्यूज़ चेक करिए। हाँ, इस पे योगी जी ने आदेश दिया कि हम जांच करा रहे हैं। अब बताइए, जो खाना वहाँ पे बटा है वो खा के भेड़ मर गए हैं, आप ऐसा खाना अपने कार्यकर्ताओं को खिला रहे हैं? प्रेरणा स्थल के अच्छा क्या प्रेरणा दे रहे हैं आप? उसमें तीनों ब्राह्मणों की मूर्ति लगा के, मैं किसी को क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूं, लेकिन आप क्या प्रेरणा दे रहे हैं कि आप किसी एक जात विशेष को साधना चाह रहे हैं। वो आपसे अलग हट रही थी, बिदक रही थी, तो आप उसको साधना चाह रहे हैं। एक ही मीटिंग हुई है तो योगी जी और सारे पागल घूम रहे हैं कि जो है पागल हुए घूम रहे हैं कि कैसे किसी तरह से मैनेज कर लिया जाए। तो ये आप कोई प्रेरणा नहीं दे रहे हैं, ये अपने युवाओं को प्रेरणा दे रहे हैं कि चुनाव आए तो ऐसे हथकंडे अपनाओ कि सारी जातें अपने आपस में लड़ भिड़ के और आके एकजुट के भाजपा को वोट दे के और जिता दें बस। जब मोदी जी लखनऊ पधारे थे, पूरा शहर ट्रैफिक में जाम था और रीजन था सिक्योरिटी। शहजादा आया था भैया, शहजादा। अभी आपने बताया ना कि शहजादा कहते हैं, तो जब शहजादे आते हैं तो आम पब्लिक को ऐसे ही भेड़ बकरियों की तरह मरना पड़ता है। और राहुल जी आगे चले भी जाते हैं और हजारों लोगों की भीड़ में होके पैदल होके निकल जाते हैं और कभी किसी को इतनी तकलीफ नहीं होती है। तो वही शहजादे, आपने बताया ना शहजादा कौन है, प्रूफ होता है ना कि शहजादा कौन है। चलते हम लोग एक अलग मुद्दे पे। हाल ही में अभी सेशन चल रहा था, लोकसभा सेशन चल रहा था, उसमें मनरेगा का नाम बदला गया है। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, वो देश के इतिहास से गांधी और नेहरू का नाम मिटाना चाहते हैं। वो शायद ये भूल गए कि जो उनके आका थे गोरी चमड़ी वाले, उन्होंने इतने साल राज किया, 200 साल राज किया, और उसके बाद वो देश का अस्तित्व, देश का संविधान और देश का जो एकजुटता थी उसमें फूट नहीं डाल पाए। और ये जो उनके दलाल रहे हैं, इनके पूर्वज जिन्होंने उनकी दलाली की है, मुखबरी की है, इनको लगता है कि ये जो है नाम मिटा के गांधी और नेहरू का अस्तित्व मिटा देंगे। ये ना गांधी और नेहरू का अस्तित्व मिटा पाएंगे, ना संविधान का अस्तित्व मिटा पाएंगे, ना हिंदुस्तान की एकजुटता को मिटा पाएंगे। ये ऐसे ही कोशिश करते रहेंगे और ऐसे ही नाकाम होते रहेंगे। नाम मिटाने से अस्तित्व नहीं मिट जाता। लोगों के दिलों से निकाल के दिखाइए नेहरू और गांधी का नाम, लाइए भर के दिखाइए अपने जो भी आपके पूजनीय हैं, जो भी अंग्रेज़ ब्रिटिश गवर्नमेंट वाले रहे हैं, उनका नाम रटा के दिखाइए यहाँ के बच्चे को। कोई नहीं करेगा। यहाँ के दिलों में नेहरू और गांधी बसते हैं, उनका नाम बदल के आप उनका अस्तित्व मिटा देंगे। बेवकूफ़ी की बातें हैं बस। हाल ही में बिहार का चुनाव संपन्न हुआ। कांग्रेस का परफॉर्मेंस डिसअपॉइंटिंग था। बड़े बड़े नेता वहाँ पे पहुँचे, पूरे प्रदेश के कई और प्रदेशों के पहुँचे कांग्रेस के, खूब हवा बनाई गई, खूब गाने आए, बट लेकिन रिजल्ट में वो तब्दील नहीं हो पाया। कितने बड़े नेता, जैसे देश का प्रधानमंत्री, जैसे देश का गृह मंत्री, 1 महीना पटना में बैठ के गृह मंत्रालय चला रहा है। दिल्ली में धमाका हुआ जा रहा है और वो गृह मंत्रालय पटना में बैठ के चला रहा है। इतने बड़े नेता कांग्रेस की तरफ से लगे थे। कांग्रेस कार्यकर्ताओं के दम पे चुनाव लड़ती है। कांग्रेस अपने
योजनाओं के दम पे चुनाव लड़ती है। नेताओं और सिस्टम के दम पे चुनाव लड़ना ये भारतीय राजनीति में भारतीय जनता पार्टी का ही पैटर्न है और उसी का रहा है। कांग्रेस कभी सिस्टम और नेताओं के चेहरे पे चुनाव नहीं लड़ती, कार्यकर्ताओं के दम पे और अपनी योजनाओं के दम पे चुनाव लड़ती है। और जो वहाँ पे जो चुनावी रैलियों में जो भीड़ दिख रही थी, जो जन समर्थन दिख रहा था, वो कांग्रेस के पक्ष में था। लेकिन जब एक देश का गृह मंत्रालय वहीं किसी होटल में कैमरे बंद करवा के बैठ गया हो 1 महीने के लिए, वहीं सारे अधिकारियों को बुला के मिल रहा हो, आपको लगता है वहाँ चुनाव जो है ईमानदारी से संपन्न हो पाएगा? बेमानी बातें हैं। बट जैसा कि हमने देखा था कि चुनाव से ठीक पहले राहुल जी ने बहुत बढ़िया यात्रा की गई थी, ऐसा कांग्रेस के कई पैनलिस्ट ने बोला, कई नेताओं ने बोला। बट चुनाव से ठीक 10-15 दिन पहले, या कह दीजिए आप 20 दिन पहले, राहुल जी के कोई दौरे नहीं हो रहे थे। फिर एंड का जब समय आया तब राहुल जी के कुछ दौरे हुए। क्या उसका भी असर था कि कांग्रेस की डिफीट हुई है इतनी बुरी? देखिए, हर पार्टी का, वहाँ हम गठबंधन में चुनाव लड़ रहे थे। हाँ। हर पार्टी की अपनी एक स्ट्रैटेजी होती है, और जब हम गठबंधन में होते हैं, जब हम किसी से दोस्ती का हाथ बढ़ाते हैं, तो हमें उसका भी सम्मान रखना पड़ता है। तो हमारे यहाँ हिटलर शाही नहीं है भाजपा की तरह कि नीतीश भी जो है कमल का फूल दिखाते रहते हैं ऐसे ऐसे रैलियों में अपनी। हमारे यहाँ ये कल्चर नहीं है। तो हम जिससे हाथ मिलाते हैं, हम उसको भी पूरा मौका देते हैं। तो कहीं ना कहीं जो हमारी जो इंटरनल स्ट्रेटजी है जो कांग्रेस पार्टी की, वो शीर्ष नेतृत्व तय करता है कि कब किसकी रैली होनी है, कब किसका रोड शो होना है। वो उनके ऊपर ही छोड़ दीजिए, वो हमारे आपके डिस्कशन का विषय ही नहीं है। क्या लालू परिवार में जो रिफ्ट हुआ वो भी एक रीज़न है कि जो अलायंस पार्टनर्स थे उनके वोट बैंक पे असर हुआ है? नहीं, लालू परिवार में देखिए, वो एक लोगों की एक मंशा थी कि हो जाए ऐसा और इससे फ़ायदा हो जाएगा। रिजल्ट बता रहा है कि उससे कुछ खास फर्क नहीं पड़ा। बाकी परिवार में, भाई बहनों में, भाई भाई में दिक्कतें किसके परिवार में नहीं होती हैं। अब ये चीज़ भी वही समझ सकता है ना जिसका परिवार है, जो अपना परिवार छोड़ के भाग गया है, या जिसने परिवार का मज़ा ही नहीं चखा है, जिसको परिवार की अहमियत ही नहीं पता है, वो कभी नहीं समझेगा ये चीज़ें। जब एक परिवार में 4 सदस्य रहते हैं तो कभी अनबन भी होती है, कभी प्यार भी होता है, एक दूसरे का ख्याल भी रखते हैं। और जिसने परिवार को छोड़ के अपनी लग्जरी लाइफ जीने के लिए अपना परिवार ही छोड़ दिया हो, वो क्या समझेगा इन सब बातों को? शाबाश जी, जैसे कि आप लखनऊ से, उत्तर प्रदेश से हैं, 27 में उत्तर प्रदेश का चुनाव है, कांग्रेस पार्टी की क्या तैयारी है चुनाव को लेकर? देखिए, कांग्रेस पार्टी अभी तक जो हम लोगों की नॉलेज में है, कांग्रेस पार्टी गठबंधन से चुनाव लड़ेगी, जो हमारे शीर्ष नेतृत्व का जैसे फैसला है। और गठबंधन में चुनाव लड़ेगी, समाजवादी पार्टी से गठबंधन करके चुनाव लड़ेगी। और जो अहम मुद्दे रहेंगे वो हमेशा से जो रहे हैं, रोजगार, स्वास्थ्य और शिक्षा, ये हमारे जो बेसिक मुद्दे हैं वो ये रहेंगे। क्योंकि उत्तर प्रदेश का जो युवा है वो सबसे ज़्यादा भटका हुआ है, उसको सबसे ज़्यादा बहकाया गया है। तो उस युवा को जगाने की ज़रूरत है ताकि असल मुद्दों पे चुनाव हो सके एक बार। जैसे कि हम लोग देख रहे हैं नेशनल पॉलिटिक्स में अक्सर ये खबर उठ रही है कि जो आपका इंडिया अलायंस है उसमें दरार आ गई है। चाहे वो आप महाराष्ट्र देखिए, या चाहे आप देखिए बिहार में भी जब हार हुई उसके बाद सारा ठीकरा कांग्रेस पार्टी के ऊपर फोड़ा जा रहा है। देखिए, जब हार होती है या जब जीत होती है, तो जीत में क्रेडिट लेना किसी एक आदमी को, और फिर हार अगर हो रही है तो हार में किसी और के ऊपर थोप देना, ये सिर्फ इंडिया अलायंस की बात नहीं है, ये एनडीए अलायंस में भी होता है। जीत का सेहरा सिर्फ मोदी जी बांधते हैं और हार में बलि का बकरा कोई और ही बनाया जाता है, हर बार यही होता है। तो ये कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है कि वहाँ हार गई तो कांग्रेस पार्टी पे ठीकरा फोड़ दिया गया, ऐसा कोई ना किसी तरफ से स्टेटमेंट आया है ना कोई। ये सब बेबुनियाद बातें हैं जो इंडिया अलायंस की जो है छवि को धूमिल करने के लिए भाजपाइयों और एनडीए के जो है साथियों द्वारा उठाई जाती है, बस और कुछ नहीं है। 27 में सपा और कांग्रेस का गठबंधन, 27 में सपा और कांग्रेस का गठबंधन में कोई दिक्कत नहीं है अभी तक के, क्योंकि जो शीर्ष नेतृत्व है, देखिए, अगर हमने किसी को हाथ मिलाया है, किसी से हाथ मिलाया है, उसको ताकत देने के लिए, अगर वो हमें कहीं ताकत देने की
वादा कर रहा है तो उसके बदले में हमारा हक फर्ज बनता है और उसका हक बनता है कि हम उसे उत्तर प्रदेश में ताकत दें, अगर वो हमें दिल्ली में ताकत दे रहा है। तो गठबंधन में कोई संशय नहीं है, बाकी चीज़ें जो हैं वो शीर्ष नेतृत्व ही तय करेगा। क्या कांग्रेस पार्टी उत्तर प्रदेश में अपने कैडर से मात खा रही है? कांग्रेस पार्टी का कैडर की बात मत करिए। आज जो भाजपा इतनी सीटें ला रही है, कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी का ही चुराया हुआ कैडर है। तो कैडर तो जितना अच्छा कांग्रेस का, जितना जुझारू और जितना बड़ा कैडर कांग्रेस के पास है, किसी पार्टी के पास नहीं है। तो हम कहीं कोई कैडर से मात नहीं खा रहे हैं। हमारा कैडर भी मजबूत है। हमारा एक एक कार्यकर्ता, एक एक सिपाही कांग्रेस पार्टी का वो शेर की तरह चुनाव लड़ता है और लड़वाता है अपने नेताओं को। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है कैडर की। और रही बात 27 के चुनाव की, तो 27 के चुनाव में हम दिखा देंगे उत्तर प्रदेश का कैडर कैसा है। विगत कई वर्षों में 2014 के बाद हम लोग जो ट्रेंड देख रहे हैं, कहीं भी चुनाव होता है कांग्रेस पार्टी का नेता इलेक्शन का टाइम आने से पहले अक्सर भाजपा में शामिल हो जा रहा है। आखिर इसका रीज़न क्या है? देखिए, कोई हृदय परिवर्तन तो नहीं होता होगा, ये आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। कहीं ना कोई रग दबी रहती है, कोई ना कोई दबाव रहता है सिस्टम का, कुछ ना कुछ ऐसा रहता होगा कि उनको छोड़ने के लिए मजबूर कर दिया जाता होगा। अब बोलेंगे तो वो वही कि पार्टी से हमारी मैच नहीं खा रही थी नीतियाँ या जो भी, लेकिन जो इतने सालों से जिस पार्टी के साथ हो, अगर वो छोड़ के जा रहे हो तो आप ये नहीं कह सकते कि आप इतने सालों से बेवकूफ़ी कर रहे थे। तो कहीं ना कहीं किसी ना किसी चीज़ का दबाव रहता है, बस और कुछ नहीं है। हाल ही के दिनों में हम लोगों ने देखा कि प्रशांत किशोर, जन स्वराज वाले, जो अपने आप को बहुत बड़ा पॉलिटिकल स्ट्रेटेजिस्ट बोलते हैं, उनकी बिहार में करारी हार हुई थी। और उसके बाद ये बातें चल रही कि प्रियंका गांधी जी से उनकी एक मुलाकात हुई थी। ये मुलाकात कोई पहली बार नहीं हुई, मुलाकात 2014 से उनकी मुलाकातें होती रही हैं, हमारे साथ काम किए हुए हैं वो। और हमने कहा कि कांग्रेस पार्टी जब काम करती है तो वो ऐसा नहीं कि अपने साथियों का बुरे वक्त में साथ छोड़ के, हाथ छुड़ा के आगे बढ़ जाए। ठीक है, उन्होंने पार्टी बनाई, वो फ्लॉप हुए, हमें उनकी कहीं पे ज़रूरत पड़ेगी। उस बंदे ने बिहार जैसे राज्य में एजुकेशन, हेल्थ एंड एम्प्लॉयमेंट का जो है मुद्दा उठाया और वो वहाँ पे फ्लॉप हो गया। तो आप देखिए कि जो वोटर है, जो जनता है, वो किस लेवल पे बहकी हुई है या क्या पढ़ा दिया गया उसको। तो अगर वो फ्लॉप हुआ, इसका मतलब ये नहीं है कि गलत है। अगर हम चुनाव हार रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि हम गलत पैटर्न पे हैं, बस इसका मतलब ये है कि हम चुनाव बहुत अच्छा नहीं लड़ पा रहे हैं। हमारी नीतियों में कोई कमी नहीं है, हमारे चुनाव लड़ने की रणनीतियों में कमी है। हम लोगों ने देखा है कि जब भी उत्तर प्रदेश का चुनाव हो, बिहार का चुनाव हो, या कहीं भी जहाँ पे कांग्रेस पार्टी अलायंस में आ रही है, वो लोकल पार्टीज़ के आगे झुक जा रही है व्हेन इट कम्स टू शेयरिंग द नंबर ऑफ सीट्स। चाहे आप बिहार देख लें, चाहे आप उत्तर प्रदेश का पिछला चुनाव देख लें। देखिए, उसको झुकना नहीं कहते हैं। अभी हमने पिछले 3 सवाल पहले एक सवाल आपका था, उस पर हमने जवाब दिया कि जब हम लोग हाथ मिलाते हैं तो अगर कोई हमें कहीं ताकत दे रहा है, हमें कोई दिल्ली में ताकत दे रहा है, तो हम उसको प्रदेश में ताकत देते हैं। उसको झुकना नहीं कहते हैं, उसको हाथ से हाथ और कंधे से कंधा मिलाना कहते हैं कि तुम हमारे लिए खड़े हो तो हम तुम्हारे लिए खड़े हैं, तुम हमें पुश कर रहे हो तो हम तुम्हें पुश कर रहे हैं। तो उसको झुकना नहीं कहते हैं, उसको साथ देना कहते हैं। बट इससे कार्यकर्ताओं का मनोबल टूटता है। जैसे मैंने कई कार्यकर्ताओं से कांग्रेस पार्टी की बात की थी पीसीसी कार्यालय में। मुझसे तो नहीं किया आपने। मेरा मनोबल तो कहीं से नहीं टूटा है। मेरा मनोबल तो अब भी हाइप पे है बिल्कुल, कि हम गठबंधन में सरकार बनाएंगे 27 में। ये सब देखिए कार्यकर्ताओं को बहकाने की और उस तरह की बरगलाने वाली बातें हैं। कार्यकर्ताओं का मनोबल तब टूटता है जब पार्टी की हार होती है। पार्टी की किसी रणनीति से या किसी नीति से कार्यकर्ताओं के मनोबल पे कोई फर्क नहीं पड़ता। कार्यकर्ता दम लगा के चुनाव लड़ाता है अपने नेता को, और जब वो हारता है तब उसका मनोबल टूटता है। तो आप चुनाव होने से पहले कैसे कह सकते हैं कि कार्यकर्ता का मनोबल टूट गया? हाउ इज दिस पॉसिबल? ये पिछले जो कुछ ट्रेंड्स थे जिसमें कांग्रेस पार्टी की करारी हार हुई है, उसके बाद हम लोग गए कार्यालय और भी लोगों से, आपके नेताओं से मिले, छोटे कार्यकर्ताओं से मिले।
तो उनका ये था कि गठबंधन हो गया, हमारे नेता को सीट नहीं मिली ज़्यादा, जिस वजह से हमारी हार हुई है। कहीं अगर हमारे लीडर को सीट मिल जाती तो वो चुनाव में वो सीट हम जीत जाते। देखिए, जब एक सीट पे 10 दावेदार होते हैं, हम्म। तो जब एक को टिकट मिल जाता है तो बाकी के 9 यही कहते हैं कि मैं लड़ता तो जीत लेता। तो ये हर नेता की क्वालिटी होती है। ये कोई बहुत बड़ा पॉलिटिकल इशू नहीं है। मैं जिस सीट से चुनाव मांग रहा हूँ और वोट मांग रहा हूँ, अगर उस सीट से कोई दूसरा आदमी लड़ गया तो मैं पूरी ताकत लगा दूंगा कि वो चुनाव जीते। किसी वजह से वो चुनाव नहीं जीत पाता है तो मेरे मन में भी यही कहीं आएगा कि यार ये कमी रह गई थी जो उन्होंने नहीं की, ये मैं कर लेता तो मैं चुनाव जीत जाता, ये मैं कर सकता था। तो वो एक इंटरनल जो है सोच होती है कि मैं लड़ता तो मैं ऐसा कर लेता। क्रिकेट ग्राउंड पे जब बैटिंग करते हुए देखते हैं तो जब बाउंसर गेंद पे कोई फ्लिक करने की कोशिश करता है और सर पे बॉल लगती है तो कहते हैं यार हुक करना चाहिए था। तो जो ग्राउंड के बाहर बैठता है उसको यही लगता है कि बहुत आसान है सब कुछ। तो ये एक इंटरनल सोच होती है कि मैं होता तो मैं हुक कर देता। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, आपके क्षेत्रीय मुद्दों पे बात करते हैं। आपकी विधानसभा के हुसैनाबाद, लखनऊ का दिल, एक हेरिटेज जोन, लेकिन उसके बावजूद वहाँ के लोगों का कहना है कि ना पे यहाँ पे साफ़ सफाई है, सीवर का कोई मैनेजमेंट नहीं है, हमेशा ट्रैफिक रहता है, विधायक भाजपा के हैं, कोई सुनवाई नहीं है। विधायक भाजपा के हैं, पार्षद भाजपा के हैं, पूरा सिस्टम, पार्षद के जो पिताजी हैं वो एमएलसी भाजपा के हैं, तो पूरा सिस्टम वहाँ भाजपा का है। और हेरिटेज जोन को एक सरकारी महकमे ने बिल्कुल कब्जा करके रखा है। वहाँ पुलिस और पीएससी की गाड़ियाँ खड़ी रहती हैं, पता नहीं कौन सा वो पाकिस्तान या अफगानिस्तान की सरहद है जहाँ पे इतनी फोर्स वो तैनात करके रखते हैं। लोगों के घूमने टहलने की जगह है, उसको फ्री हैंड छोड़िए, लोगों को टहलने दीजिए। हर आदमी दहशतगर्द नहीं है। आपने हुसैनाबाद वार्ड में इस तरह इस कदर के जो है एनआरसी के वक्त में उठा के देख लीजिए, लोगों पे नाजायज़ मुकदमे ठोक दिए गए। सैकड़ों लोग, जो कई लोग ऐसे हैं जो देश से बाहर थे, उनके ऊपर मुकदमे ठोक दिए गए, उनके पोस्टर लगा दिए गए। तो एक किसी पार्टिकुलर रिलीजन को या कास्ट को टारगेट करके जब आप कुछ करेंगे तो नुकसान उसमें जो होता है वो डेवलपमेंट का होता है, देश का होता है। तो वहाँ पे आप एक ख़ास कौम को टारगेट करके चीज़ें कर रहे हैं तो वहाँ पे चीज़ें बदतर होती चली जाएंगी। आप पैसा लगाएंगे, आप चीज़ें बनाने की कोशिश करेंगे, लेकिन चीज़ों को आप सही से वहाँ पे इस्तेमाल नहीं करवा पा रहे हैं। तो ये फेलियर भी भाजपा का ही है। वहाँ पार्षद भी भाजपा का है, नगर निगम की मेयर भाजपा की है, विधायक सांसद सब भाजपा का है। वहाँ क्या दिक्कत है इनको, वहाँ करें डेवलपमेंट। लखनऊ का दिल है, जैसा कि आपने बोला, पुराना लखनऊ है, लखनऊ की पहचान है पूरे वर्ल्ड में, लखनऊ वहाँ से पहचाना जाता है। इमामबाड़ा और रूमी गेट पूरे वर्ल्ड में फेमस है। तो अगर आप इन चीज़ों का रख रखाव नहीं कर पा रहे हैं तो फिर आप क्या कर पाएंगे। एक और जो मुद्दा बेहद ही उछलता है हुसैनाबाद में, पार्किंग की समस्या। जो छोटे दुकानदार हैं या जो कस्टमर शॉपिंग करने आ रहा है या घूमने आ रहा है, उसे पार्किंग की व्यवस्था नहीं मिल पा रही है। हालांकि भाजपा के लोगों का कहना है कि हमने वहाँ पे पार्किंग की बहुत बढ़िया व्यवस्था बनवाई है और हमने वहाँ पे फूड प्लाजा टाइप के बनवा दिए, लोग आएँ आनंद उठाएं खाने का, बट लोग फिर भी उधर की तरफ नहीं जाते जाम को देखते हुए। देखिए, पार्किंग और जाम वहाँ का सबसे अहम मुद्दा जो इस वक्त है वो जाम का बना हुआ है। तो जाम को ऐसा नहीं है कि एकदम से 4 दिन में जो है गाड़ियाँ बढ़ गई हैं। जाम हमेशा से रहता था, गाड़ियाँ हमेशा से रहती थी, लोग हमेशा से आते जाते थे, घंटा घर पे विजिट होते थे। कहीं ना कहीं सही तरीके से उसको मैनेज नहीं किया जा रहा। मैनेजमेंट की कमी है, प्रशासन की कमी है कि जो रास्ते हैं वो सही तरह से खोले बंद किए जाएं और सही डायरेक्शन में जो है ट्रैफिक डाइवर्जन किया जाए तो जाम का मुद्दा हल हो सकता है। इतना बड़ा कोई मुद्दा नहीं है, लेकिन वही है कि करना कौन चाहता है। जो करना चाहेगा उससे हो जाएगा। मूल रूप से जैसे कि मैंने जाना है कि आप हुसैनाबाद खदरे में रहते हैं, लेकिन मैंने जब वहाँ पे लोकल लोगों से बात की, खदरे में बेसिक जो समस्या है, पानी की समस्या, बिजली की समस्या, भाजपा के विधायक हैं, वोट मांगना होता है तो वो क्षेत्र में घूमेंगे, लेकिन जब समस्या की बारी आती तो वो गायब हो जाते हैं। नहीं, अब वो वोट मांगने भी नहीं आते हैं, उनको ईवीएम ही जिताता है। वो पहले वोट मांगने आते थे, वो 5 साल में एक बार दिख जाते थे, अब 5 साल में एक बार भी नहीं दिखते हैं। आप हुसैनाबाद ले लीजिए, खदरा ले लीजिए, फैजुल्लागंज ले लीजिए, त्रिवेणी नगर ले लीजिए,
पानी की समस्या यहाँ भयंकर तरीके से है। जबकि ये जितने भी वार्ड मैंने आपको गिनाए, ये सब गोमती के किनारे के वार्ड हैं। अगर यहाँ ये दिक्कत है तो आप सोचिए जानकीपुरम में क्या हाल होगा, आप सोचिए और जो पीछे के वार्ड हैं उनमें क्या हाल होगा। ये गोमती के किनारे के वार्डों में ये हाल है कि जो है, आप सब छोड़ दीजिए, पानी की दिक्कत और ये सब जनता की परेशानी है। आप गंगा मैया और गोमती मैया के नाम पे वोट मांगते हैं। गोमती में इस कदर की गंदगी है कि न समाजवादी पार्टी की सरकार में रही होगी, न कभी किसी पार्टी की सरकार में रही होगी, जितनी गंदगी इस सरकार में है। कभी कोई सफाई अभियान नहीं चला, कभी कोई भाजपा का नेता वहाँ नहीं पहुँचता है सफाई अभियान चलाने, दिखावे में ही झाड़ू लेके कोई पहुँच जाए। कभी वहाँ के विधायक जी नहीं आते हैं कि मैं गोमती साफ करवा रहा हूँ। पूरी गोमती जाम रहती है। और जबकि दसियों तरह की पूजा का स्थल है, वहाँ कुड़िया घाट है, घाट बना हुआ है जहाँ छठ पूजा होती है। बस आगे का साफ करके किसी तरह जैसे तैसे निपटा दिया था। तो ये कहीं ना कहीं धार्मिक भावनाओं से आप खिलवाड़ कर रहे हैं। और आपको इंसान देख पा रहा हो ना देख पा रहा हो, भगवान ज़रूर देख रहा है। इंसान माफ़ कर देगा, भगवान नहीं माफ़ करेगा आपको। त्रिवेणी नगर अलीगंज रेजिडेंशियल एरिया है, कोचिंग सेंटर खुले हुए हैं, लेकिन सुरक्षा के नाम पे जब हम बात करते हैं, कैमरे वैमरे कहीं लगे नहीं हुए हैं, कहीं छेड़छाड़ हो जाए तो उसकी कोई जवाबदेही नहीं है। लोग डरते हैं निकलने के लिए, लेकिन जो भाजपा के जो प्रवक्ता हैं, जो कागज़ों पे न्यूज़पेपर्स पे जो डिटेल्स है उसमें है कि बहुत सुरक्षित है। आप ज़मीनी नेता है, मैं आपसे जानना चाहता हूँ इसकी हकीकत क्या है आखिर? देखिए, अब इतने सेंटर भी नहीं बचे हैं अलीगंज में जितने पहले हुआ करते थे। तो कहीं ना कहीं लोगों के रहने की, खाने की और सुरक्षा की ये सब दिक्कतें हुई हैं। इसी वजह से जो कोचिंग सेंटर्स से उन्होंने स्विच करके हज़रतगंज या गोमती नगर में अपने जो है सेंटर स्थापित किए हैं और स्टूडेंट्स भी उधर भाग गए हैं। तो अगर ये हो रहा है तो ये उत्तर विधानसभा के जो जनप्रतिनिधि हैं और जो जिम्मेदार हैं, ये उनके लिए सोचने वाली बात है कि एक दौर था कि कपूरथला और अलीगंज ये कोचिंग सेंटर्स के लिए जाना जाता था और अब धीरे धीरे वहाँ से सारे कोचिंग सेंटर्स शिफ्ट कर गए हैं। तो कहीं ना कहीं सुरक्षा का इशू रहा, पानी, रहने, हॉस्टल, इस तरह का इन सब चीज़ों का इशू रहा। जबकि सारी सुविधाएं हैं, फंड्स हैं, आप यूज़ करिए, आप हॉस्टल बनवा दीजिए, सरकारी हॉस्टल बनवा दीजिए, लोगों को सस्ता रहने का इंतज़ाम हो जाए। लेकिन सरकार ये चाहती है कि बस 5वां साल हमें टहलना है, चुनाव में वोट मांगना है, चुनाव जीतना है, फिर विधायक बन जाना है, फिर 5 साल सिर्फ वही काम होगा जिससे हमें पर्सनल अर्निंग हो। यदि आप विधायक बनते हैं, इन सब चीज़ के रिवाइवल के लिए आपके पास कोई प्लान? देखिए, अगर मैं उत्तर विधानसभा का विधायक होता, सिर्फ उत्तर विधानसभा की ही बात कर लेते हैं, लखनऊ उत्तर की, तो लखनऊ उत्तर का मैं विधायक होता तो ये जो शिफ्टिंग हो रही है ये क्यों हो रही है, जो पानी की किल्लत है ये क्यों है, तो ये सारी चीज़ें अगर कोई वहाँ का लोकल है तो उसको पता होगी ना। तो हमें पता है रिजॉल्व कैसे होना है। तो मैं सबसे पहले पानी और जो वहाँ की बेरोज़गारी है, युवाओं में जागरूकता की कैंपेन लगाऊंगा। भाई मैं सरकार नहीं हूँ, मैं कोई सरकार नहीं हूँ, मैं कोई विभाग नहीं हूँ, लेकिन मैं विधायक बन के इतना तो कर सकता हूँ कि लोगों को सही मोटिवेशन दे सकता हूँ कैंप लगा के कि आप इधर नहीं, आप इधर जाइए, आप शिक्षा और स्वास्थ्य की तरफ भागिए, आप जो है रोज़गार की तरफ भागिए। तो एज ए उत्तर विधानसभा का विधायक होते ही जो बहके हुए युवा हैं, चाहे मुस्लिम युवा हों या हिंदू युवा हों, और सैकड़ों हज़ारों ऐसे युवा हैं जिनके ऊपर गलत मुकदमे करके उनका करियर ख़त्म कर दिया गया है, तो मैं उनके लिए लड़ाई लड़ूंगा। अगर आपको एक मौका मिले, गठबंधन का कोई प्रेशर ना हो, पार्टी का कोई प्रेशर ना हो, उत्तर विधानसभा के लिए एक सबसे बड़ा फैसला आप क्या लेंगे? गठबंधन का प्रेशर ना हो आपके ऊपर, लोकल लीडर्स का प्रेशर ना हो, नेशनल लेवल के लीडर्स का प्रेशर ना हो आपके ऊपर, 172 विधानसभा की बेहतरी के लिए आप क्या एक ऐसा कदम उठाएंगे? देखिए, 172 जो विधानसभा है हमारी गोमती से सटी हुई विधानसभा है, तो इसमें डेवलपमेंट के और रोज़गार के अच्छे साधन हैं। यहाँ पे सरकारी ज़मीन काफ़ी सारी है, तो इसको किसी तरह से युवाओं के लिए इस्तेमाल करके कि वहाँ पे हमारे
पास में ही मध्य विधानसभा है, उसमें मेडिकल कॉलेज है, तो कुछ नर्सिंग कॉलेज या इंजीनियरिंग कॉलेज जो इस तरह मतलब एजुकेशन से बहुत दूर है उत्तर विधानसभा, और सब पिछड़ेपन की गर्त में डूबता चला जा रहा है। तो मैं कहीं ना कहीं मैं जब वहाँ का विधायक बनूंगा तो मैं सबसे पहले उस पर एजुकेशन पे ध्यान दूंगा, वहाँ की वो कोई भी हो, क्योंकि जो गरीब है वो एजुकेशन से बहुत दूर होता चला जा रहा है सिर्फ पैसे की वजह से। तो मैं शिक्षा को उन सबके लिए आसान कर दूंगा, और जब मैं शिक्षा को आसान कर दूंगा और शिक्षा वहाँ के लोग पा लेंगे तो बाकी सारी चीज़ें वो लोग खुद अपने आप से आसान कर लेंगे। शिक्षा में इतनी ताकत होती है। आखिरी सवाल, उत्तर विधानसभा के युवाओं, माताओं, बहनों के लिए आपके नाम एक संदेश। देखिए, मेरा यही संदेश है कि आपसी सौहार्द बना के रखें, क्योंकि कुछ नेताओं के बहकाने पे या पार्टियों के बहकाने पे ना आए, या किसी के लिए कोई ऐसा कदम ना उठाएं किसी नेता के लिए कि आपका और आपके परिवार का नुकसान हो। और मैं आप सबसे यही कहना चाहूँगा कि अपने बच्चों के भविष्य की बात करिए, अपने लिए रोज़गार की बात करिए। कोई भी नेता कोई भी आए, कांग्रेस पार्टी का है, समाजवादी पार्टी का है, भारतीय जनता पार्टी का है, आप उससे पकड़ के ये पूछिए कि आप मेरे लिए क्या करेंगे। आप लोगों के हाथ में जब वोट की ताकत आती है 5 साल के बाद, तब आप लोग अपना धर्म, अपनी ज़ात, अपना मज़हब देखने लगते हैं, जिसकी भरपाई 5 साल आपको करनी पड़ती है। तो आप लोगों से हाथ जोड़ के गुजारिश है कि शिक्षा स्वास्थ्य पे सवाल ज़रूर करिए, अपने बच्चों का भविष्य अभी भी समय है, बचा लीजिए, और ऐसे नेताओं को दुत्कार के भगाइए जो 5 साल बाद सिर्फ वोट मांगने आते हैं, ना आपकी शिक्षा की बात कर रहे हैं, ना आपके लिए रोज़गार की बात कर रहे हैं, ना आपके स्वास्थ्य की बात कर रहे हैं। खासकर उत्तर विधानसभा के युवाओं से मेरा अनुरोध है कि अपने लिए रोज़गार की बात ज़रूर करें सभी नेताओं से कि हमें रोज़गार में क्या सहयोग मिलेगा। जो पिछले विधायक हैं उन्होंने क्या सहयोग किया अभी तक हमारे परिवार के लिए, हमारे रोज़गार के। 5 किलो राशन सब कुछ नहीं होता, हमें इतना कैपेबल होना पड़ेगा शिक्षा और रोज़गार के ज़रिए कि हम अपने लिए खुद राशन कमा सकें, और तभी इस देश की भलाई है, तभी उत्तर विधानसभा की भलाई है, तभी लखनऊ की भलाई है, और तभी देश तरक्की कर पाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया शाहबाज जी इस बेबाक संवाद के लिए। दिस इज़ ज़िलेरियो मीडिया पॉडकास्ट वेयर कन्वर्सेशन मैटर्स।